गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद। आज की इस कक्षा में आपके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सीरीज में आपके साथ इंटरप्रिटेशन की लिमिट्स या सीमाओं पर चर्चा करूंगा। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको इंटरप्रिटेशन में न्यायालयों की भूमिका में ये बताया था कि न्यायालय जो है, जहाँ कहीं भी विधि का वैक्यूम महसूस होता है, अंतराल या गैप महसूस होता है, उसकी भरपाई न्यायालय इंटरप्रिटेशन के माध्यम से या अपने एक्टिविज्म के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन न्यायालय अपने इस कार्य को करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र या स्वच्छंद नहीं है, क्योंकि न्यायालय की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। या यूँ कह सकते हैं कि न्यायालय जब भी किसी संविधि का या विधि का निर्वचन करने बैठते हैं तो उसकी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, और उन लिमिट्स या उन दायरों को ध्यान में रखकर ही इंटरप्रिटेशन का कार्य न्यायालय करते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की कड़ी में न्यायालयों की या निर्वचन की कुछ सीमाओं की अपन चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में देखो, पहली जो सीमा है वो है आधारभूत ताने बाने में परिवर्तन न करें। ये एक ऐसा टाइटल है जो फॉर्मर अमेरिकन जस्टिस लॉर्ड डैनिंग ने अपनी पुस्तक रोड टू जस्टिस में डिटेल से जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि जब न्यायालय निर्वचन करते हैं तो उस समय उन्हें किसी भी संविधि का निर्वचन इस हद तक नहीं करना चाहिए कि उसकी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है या उसका आधारभूत ताना बाना है वो नष्ट हो जाए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो सीधा सीधा न्यायालयों द्वारा विधायिक कृत्यों का विनाश है या विधायी रचनाओं का विनाश है, और ऐसा करने की इजाज़त न्यायालयों को नहीं है। तो इस प्रकार पहली जो लिमिट है न्यायालयों की वो ये है कि वो इंटरप्रिटेशन के समय विधायिका द्वारा निर्मित संविधि के मूलभूत ढांचे का या उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर का ध्यान रखें। उसको विनष्ट करने वाला निर्णय निर्वचन न्यायालयों को नहीं करना चाहिए। दूसरी जो सीमा है वो न्यायाधीशों को विधि की पुनर्रचना नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब भी न्यायालय किसी संविधि का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो विधियों की भूल को सुधार सकते हैं, विधियों में किसी कमी को दूर कर सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन निर्वचन के माध्यम से न्यायालयों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि न्यायालय ने विधायिका द्वारा निर्मित संविधि को इंटरप्रिटेशन के माध्यम से रीफ्रेम कर दिया है। और अगर ऐसा न्यायालय करता है तो ये सीधा सीधा लेजिस्लेटिव बॉडी के जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर होगा, क्योंकि कानूनों को फ्रेम या रिफ्रेम करने का काम विधानमंडल का है। वो केवल उसकी वैधानिकता का परीक्षण कर सकते हैं और उनकी टेक्निकल त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार निर्वचन के माध्यम से न्यायालय जो है विधायिका द्वारा निर्मित संविधियों को रिफ्रेम नहीं कर सकते। ये इनकी दूसरी लिमिट है। ये जो बात अभी मैंने आपको बताई कि न्यायालय निर्वचन के माध्यम से संविधियों को रिफ्रेम नहीं करेंगे, ये बात जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कृष्णा गौड़ बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के वाद में अभिव्यक्त किया था। कहने का मतलब ये कि ये जो कथन है कि न्यायाधीशों को कतई विधि को पुनः रचना नहीं देनी चाहिए, रिफ्रेम नहीं करना चाहिए, ये कृष्णा अय्यर द्वारा दिया गया सुझाव है। किस वाद में? कृष्णा गौड़ बनाम आंध्र प्रदेश में। तीसरी जो सीमा है वो है सामाजिक और आर्थिक भावनाओं को प्रतिस्थापित न करे न्यायालय। देखो, न्यायालय समाज के साथ जस्टिस का काम करता है, इनजस्ट का काम नहीं करे। और दूसरी बात यह है कि जैसे विधायिका किसी भी विधान को संविधि को निर्मित करती है तो उसके पीछे ये मान्यता है कि विधायिका का आशय का मतलब है जनमानस, जनता की भावना है। जिन लॉ फ्रेमर्स को, विधायकों को जनता ने इलेक्ट करके असेंबली में भेजा है, वो एक तरह से जनता की भावनाओं को ही संविधियों में या कानूनों में अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और यदि उन्हीं आशयों और इरादों को न्यायालय
निर्वचन के माध्यम से विनष्ट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि न्यायालय उन सामाजिक और आर्थिक भावनाओं को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेगा जो भावनाएं जनता की ओर से कानून निर्माताओं द्वारा या विधायकों द्वारा अधिनियम के रूप में अभिव्यक्त की गई है। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय को अपने निर्वचन के माध्यम से ऐसा कभी अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए जिससे नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक भावनाओं को प्रतिस्थापन मिले। ये जो जजमेंट है वो बेंगलोर वाटर सप्लाई कंपनी बनाम ए राजप्पा के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त किया गया। ये तीसरी लिमिट है। चौथी जो बात हमारे सामने आती है वो है न्यायालय विधानमंडल के तौर पर कार्य नहीं कर सकते। अगर निर्वचन के माध्यम से न्यायालय कोई ऐसी एक्टिविटी अभिव्यक्त करते हैं जो एक्चुअल में विधानमंडलों का कार्य होता है, तो ये सीधा सा अर्थ ये है कि न्यायपालिका ने सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को ओवर रूल करते हुए विधायिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया है। और अगर ऐसा करती है तो ये न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। ये जो परिसीमा है न्यायालय विधानमंडल के तौर पर कार्य न करे, ये जजमेंट न्यायाधीश सिकरी ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में दिया। पांचवी जो लिमिट हमारे सामने आती है वह विधायिक कृत्य नीति का विषय है, जबकि न्यायिक कृत्य तकनीकी का। देखो, जहां पब्लिक वेलफेयर की बात आती है, जनता के हितों को साधने की बात आती है, वो बेसिकली लोक नीति पर आधारित होते हैं। और विधानमंडल जिन कृत्यों को या जिन संविधियों को अंजाम देते हैं वो लोक नीति पर आधारित होती हैं। जबकि न्यायालय जब इंटरप्रिटेशन करता है तो ये उस संविधि का एक तकनीकी पहलू है। तो माना जाता है कि तकनीकी एक्टिविटी जनता के पक्ष में उतनी नहीं हो सकती जितनी लोक नीति होती है। इसलिए न्यायालयों को चाहिए कि निर्वचन के जरिए वो उसी लोक नीति को आधार बनाते हुए किसी संविधि का निर्वचन करें जो लोक नीति उस संविधि के निर्माण का आधार रही है। और यदि ऐसा करने की बजाय न्यायालय उसके तकनीकी पक्ष पर ज़्यादा बल देते हैं तो उससे न्याय की कम और अन्याय की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। छठी सीमा जो है वो है निर्वचन विश्लेषणात्मक कम एवं व्यवहारिक ज़्यादा हो। देखो, हेराल्ड लॉस्की एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने ये कहा कि जब भी न्यायालय किसी संविधि का निर्वचन करने बैठते हैं, किसी संविधि का एनालिसिस या विश्लेषण करते हैं, तो न्यायालयों को चाहिए कि वे उसके विश्लेषण पर बल कम दें और उनके व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल दें। कहने का मतलब यह है कि जो निर्वचन के माध्यम से जजमेंट्स न्यायालय देते हैं वो टेक्निकल कम और प्रैक्टिकली ज़्यादा होने चाहिए। इस प्रकार एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि निर्वचन की सीमाएं क्या होनी चाहिए। तो न्यायालय जब भी निर्वचन करता है तो पहली बात यह है कि वो किसी भी संविधि या कानून के मूलभूत या आधारभूत ताने बाने को विनष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि न्यायाधीशों को कभी भी विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की दोबारा रचना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। केवल वो संशोधन या उसमें सुधार की कोशिश करें या विधायिका द्वारा निर्मित कानून के तकनीकी पक्ष को व्यवहारिक बनाने का प्रयास करें, इससे ज़्यादा न करें। तीसरी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक भावनाएं जो सिविलियंस की होती हैं उनको निर्वचन के माध्यम से या किसी भी जजमेंट के माध्यम से न्यायालय को आहत करने का अधिकार नहीं है। चौथी बात जो है वो न्यायालय जो है वो कभी भी विधानमंडल के तौर पर कार्य नहीं करेंगे। पांचवी बात जो है वो विधायिक कृत्य लोकनीति का विषय है जबकि न्यायिक कृत्य तकनीकी का विषय है। इसलिए निर्वचन के दौरान न्यायालयों को तकनीकी की बजाय व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल देना चाहिए। और छठी सीमा है कि निर्वचन के दौरान न्यायालयों को विश्लेषण पर कम और व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल देना चाहिए। इस प्रकार ये जो 5-6 सीमाएं मैंने आपको बताई हैं
ये विशेष वाद के निर्णय के संदर्भ में या विचारक विशेष के संदर्भ में आपको मैंने बताई है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि निर्वचन की जो शक्ति न्यायालयों को है वो एब्सोल्यूट पावर या अनन्य अधिकार के रूप में नहीं होकर एक लिमिटेड शक्ति है। इसका अपना एक दायरा है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसकी अपनी कुछ लिमिट्स हैं जिनको न्यायालय को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है तो इससे जस्ट की संभावना कम और अनजस्ट की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए न्यायालयों को निर्वचन के दौरान कतई ये कोशिश, इन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार अपन जब भी किसी जजमेंट को पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टाइटल में, तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि निर्वचन की सीमाएं कौन कौन सी हैं। इसके अलावा भी अपन जैसे निर्वचन के कुछ आगे रूल्स पढ़ेंगे, चीफ रूल्स पढ़ेंगे, गौंड रूल्स पढ़ेंगे, उन रूल्स की भी अपनी लिमिट्स हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि निर्वचन की अपनी कुछ सीमाएं हैं या निर्वचन न्यायालयों का अनंतिम या अनन्य अधिकार न होकर एक सीमित शक्ति है। थैंक यू सो मच।